हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको इसमें एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप की बात करते हैं ना, तो मल्टी कैप मतलब यहाँ पे सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से इसमें मिनिमम 25% तक का स्मॉल कैप में एलोकेशन होना चाहिए, 25% मिड कैप में होना चाहिए और 25% लार्ज कैप में होना चाहिए, और बाकी के जो बचे 25% वो आप स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं, मिड कैप में भी कर सकते हैं, लार्ज कैप में भी कर सकते हैं। मतलब वो टोटली डिपेंड करता है फंड मैनेजर में कि उनका मूव क्या होता है, लेकिन मिनिमम जो है 25% इन तीनों जो सेक्टर्स में, इन तीनों जो कैटेगरीज है, ये सॉरी कैटेगरीज इसको कहेंगे, कैटेगरीज में आपका डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको उसी के बेसिस पे अभी फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, इस अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखें तो 11.8 ईयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते थे, मतलब बहुत ही पुराना फंड है। तो अगर इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.8 ईयर्स में, तो 17.45% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड के अगर आप रिटर्न देखिए 11.8 ईयर्स में, तो 18.41% तक का रिटर्न है। तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। तो ऑल टाइम अगर आप रिटर्न देखें तो यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। कैटेगरी बीटिंग रिटर्न ही इसको डिफाइन करता है कि एक अच्छा खासा फंड है या नहीं है। अगर आप देखेंगे कोई एक ऐसे फंड्स भी हैं जो आपको 30% या 40% तक का रिटर्न देते हैं, वो भी 10 ईयर्स या 11 ईयर्स में, लेकिन कैटेगरी बीट नहीं कर पाते हैं, तो वो एक अच्छा खासा फंड नहीं इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, वो भी 1% से बीट कर रखा है, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा फंड है। मतलब इन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रिटर्न के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल तक कंटिन्यूसली हर महीने, तो आपको जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज आपको 10 साल के बाद कन्वर्ट होकर बन जाता है 3,20,000 रुपीज में। देख पा रहे हैं कि आपका जो पैसा है यहाँ पे डबल से भी ज्यादा हो गया है, वो भी 10 साल में। डबल तो छोड़िए, यहाँ पे डबल से भी बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे गोल्ड की बात करें, अपन मान लीजिए अपने इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता, जो आपका अमाउंट डिपॉजिट होता 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 2,04 लाख रुपीज में। मतलब देख पा रहे कि आपको पैसा जो है डबल भी नहीं हुआ है, डबल से कम है अभी। अगर 2,40,000 रुपए होते तो यहाँ पे पैसा डबल होता, तो यहाँ पे 2 लाख 2.04 लाख रुपीज तक है। तो देख पा रहे कि मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ताकत आपको डिफरेंस दिख रही होगी। अगर मान लीजिए आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता है, गोल्ड या इस पर्टिकुलर फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके कुछ अमाउंट डिपॉजिट होता है 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया था 1,74,000 रुपीज में। तो आप देख पा रहे कि इन्वेस्टमेंट की ताकत, मतलब यहाँ पे जो गोल्ड है इसने एफडी को बीट करके रिटर्न दिया है, और जो इस फंड ने इसने एफडी और गोल्ड दोनों को बीटिंग रिटर्न दे रखा है, और बहुत ही मैसिव रिटर्न दे रखा है देखा जाए यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो एवो एवरेज रिटर्न है। कैटेगरी को कंपेयर करें तो डेफिनेटली देखिए कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, तो डेफिनेटली एवो एवरेज रिटर्न आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क थोड़ा हाई बन जाता है। देखिए इसने अपने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा इसने ज्यादा लिया होगा अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। वो कैसे है, यहाँ पे अभी रिस्क और रिटर्न का रेशियो जब हम देखेंगे बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन जब आपको मैं बताने वाला हूँ उसमें आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे रिस्क और रिटर्न आप देखें 3 इयर्स का, लास्ट 3 इयर्स का, तो बीटा अगर आप देखें इनका तो 0.94 इस फंड का है, और कैटेगरी का देखें तो 0.9 है। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है जो बीटा बेसिकली क्या होता है, आपको पता चलता है कि वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना ये पर्टिकुलर फंड जो है वो वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 से नीचे होना चाहिए, तो कैटेगरी का 0.9 है और इस फंड का 0.94 है। मतलब ये अपने कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर आप देखें यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आपको ज्यादा इसमें रोलर कोस्टर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो फीडबैक की बात करें तो देखिए रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा आपका वॉलेटिलिटी जायज है, थोड़ा सा कैटेगरी से ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि रिटर्न थोड़ा ज्यादा दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एवरेज ही बोलूंगा, ना तो ज्यादा पॉजिटिव रहेगा ना तो नेगेटिव रहेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली आपको बताते हैं कि आपका जो एवरेज रिटर्न है ना, उससे कितना प्लस जा सकता है, उससे कितना माइनस जा सकता है। मतलब मान लीजिए आपका एवरेज रिटर्न अगर 20% है, तो यहाँ पे अगर आपका 14.72 है तो आप प्लस कर दीजिए 20 प्लस 14.72, मतलब 34.72% तक आपको रिटर्न मिल सकता है इस साल। या फिर आप माइनस कर दीजिए 20 से 14.72, मतलब 5% तक का आपको रिटर्न मिल सकता है इस साल। इसी के रेंज में मतलब मंडराता रहेगा आपको रिटर्न मिलने के, मतलब मतलब इसके बीच में ही आपको रिटर्न मिलने के चांसेस है।
तो यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो तो ज्यादा अच्छा खासा माना जाता है। तो कैटेगरी देखे तो 14.49 है और इस पर्टिकुलर फंड का 14.72 है। तो अब देख पा रहे कि मतलब आसपास ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, मैं बोला ठीक ठाक है, कोई ज्यादा फीडबैक इसका पॉजिटिव नहीं रहेगा या नेगेटिव नहीं रहेगा। अगर आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो मिनिमम एसआईपी है वो 100 रुपीज से आप कर सकते हैं, और अगर आप लैमसम करना चाहते हो 100 रुपीज से कर सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक रहेगा दोनों के लिए, क्योंकि देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 100 रुपीज सब दे सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लॉक इन पीरियड की बात करते हैं, कोई लॉक इन पीरियड, कभी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, कभी आपने इसमें से एग्जिट मार लिया। एम साइज की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे 39,622 करोड़ रुपीस तक का एम साइज है। एम साइज बेसिकली आपको बताता है कि इस पर्टिकुलर फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। अगर एम साइज कम है तो आपको पता लगता है कि यार इस पर्टिकुलर फंड में ज्यादा भरोसा नहीं है, तभी ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तभी से एम साइज कम है, इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट कम है। तो लेकिन अगर आपका एम साइज ज्यादा हो तो इसमें फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एक अच्छा खासा एम साइज माना जाता है। अगर आपका फंड 10 साल पुराना फंड है और 15 साल के बीच में है, तो आपका 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में एक अच्छा खासा एम साइज माना जाता है। तो यहाँ पे एम साइज थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम होता तो थोड़ा अच्छा खासा रहता, लेकिन अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते हैं तो कोई ज्यादा इशू नहीं है। एम साइज कम होना ज्यादा खतरा है, एम साइज ज्यादा होना इतना खतरा नहीं है अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, ज्यादा नहीं, मतलब आप इसको एक नेग्लिजिबल नेगेटिव फीडबैक मान सकते हैं, जो कि थोड़ा सा रहेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली हर एक वीडियो में मैंने आपको बता रखा है 1% से नीचे होना चाहिए। देखिए लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है अगर आप 1% को भी कंसिडर करें तो लॉन्ग रन में। तो यहाँ पे अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे हो तो उसको अच्छा खासा माना जाता है। मैंने जो कैटेगरी सेट कर रखा है 0.7% से नीचे उसे अच्छा खासा मान सकते हैं। तो इस फंड का अगर आप देखिए 0.73% है, तो मैं यहाँ पे आपको ना तो नेगेटिव फीडबैक दूंगा ना तो पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, एक ठीक ठाक सा आप इसको मान सकते हैं एक्सपेंस रेशियो के मामले में। तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली आपको फंड मैनेजर को मैनेजमेंट फीस देनी पड़ती है, तो ये इसको ही कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव फीडबैक, ठीक ठाक सा एक्सपेंस रेशियो है। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आपने एक साल से पहले एग्जिट मार लिया तो आपको 20% का प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा, और एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। और अगर आप एक साल पहले एग्जिट मार लेते तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ये इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं तो तभी आप ये देंगे, वरना नहीं देंगे, जो आपका टैक्स मैंने बताया अभी। मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप में 26.81% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 29.33% का एलोकेशन है, और लार्ज कैप में 41.93% का एलोकेशन है, और डेप्ट एंड अदर्स में 1.9% का एलोकेशन है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मल्टी कैप मतलब यहाँ पे जो लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में मिनिमम 25% तो होना ही चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे लार्ज कैप में बाकी का जो 25% जो मैंने आपको बताया था 75% तक तो रिजर्व हो गया, 25% आपको खुला है, किसी में भी ले सकते हैं। तो वो जो बाकी जो 25% लार्ज कैप में ले रखा है तो थोड़ा सा रिस्क कम करने की कोशिश करिए, लेकिन फिर भी डेफिनेटली एक रिस्की फंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप जो है और मिड कैप है 50% तक का तो एलोकेशन हो ही गया, तो यहाँ पे 50% तो आप रिस्क में ही चल रहे हैं। तो डेफिनेटली एक रिस्की फंड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क एडजस्ट करने के लिए उन्होंने लार्ज कैप थोड़ा सा ज्यादा ले रखा है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा मार्केट कैपिटल के मामले में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 27.60% का एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 19.24% का एलोकेशन है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 18.62% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर सेक्टर में 7.32% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 6.18% का एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल्स में 5.70% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 3.96% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 3.08% का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में 2.81% का एलोकेशन है, और लास्ट में रियल एस्टेट में 0.09% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखा जाए तो ठीक ठाक सा डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है। यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि आप इतना परसेंटेज ले सकते हैं सेबी के थ्रू, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन इंपैक्ट पड़ेगा सेक्टर एलोकेशन में। तो देखा जाए उसके मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बाद आपका कंज्यूमर साइक्लिकल, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी, अगर ये 4-5 सेक्टर जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस देंगे तो आपको ये पर्टिकुलर फंड अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। वो भी डिपेंड करता है कौन से पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, मतलब फंड मैनेजर ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। फंड मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 फंड मैनेजर है, एक किंजल देसाई, इनका एक्सपीरियंस है 20.81 ईयर्स का। सेकंड जो है आपका शैलेश राजभन, इनका एक्सपीरियंस है 19.56 ईयर्स का। और थर्ड में जो है आशुतोष भार्गव, इनका एक्सपीरियंस है 7.08 ईयर्स का।
तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब कितने ज्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर, तो यहाँ पे फुल्ली पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए आप फंड मैनेजर को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, इनके पास रिटर्न पता कर सकते हैं। 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब आप पता लगा सकते हैं कि इन्होंने 20 ईयर्स में कैसा, इनकी स्ट्रैटेजी कैसी रहती है कि एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा पाते हैं। इन्होंने 20 ईयर्स में कैसा रिटर्न दिलवा रखे हैं दूसरे फंड में, या फिर इस फंड में इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने फॉलो कर रखा है, एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रखी है। तो आप रिसर्च करने के मामले में आप इसमें कर सकते हैं। देखिए आप पैसा जो है फंड मैनेजर को दे रहे हैं, वो दिमाग लगा के कोई इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, आज मैनेजमेंट फीस लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो आप देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बनता है, मतलब रिसर्च करना बहुत इजी रह जाता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा कि तीनों के तीनों ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर, वो भी 20 ईयर्स तक एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। रेटिंग की बात करते हैं, इसमें रेटिंग डेफिनेटली 4 आउट ऑफ 5 रहेगा। यहाँ पे कोई भी मुझे ज्यादा खराबी देखने को नहीं मिली अगर इसकी कैटेगरी या बेंचमार्क को कंपेयर करा जाए तो। देखिए सबसे पहला जो है, इसने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क जो है थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपको कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है, तो कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा रिस्क लेगा ही लेगा। और एसआईपी की बात करें तो आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट करें तो 100 रुपीज बढ़िया है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में 100 रुपीज बहुत बढ़िया है। एक्सपीरियंस रेशियो थोड़ा सा और कम हो सकता था, लेकिन मैं इसको बराबर ही मानूंगा। और एम साइज थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप इसको पॉजिटिव मान सकते हैं, कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा है, चलो हाँ चल जाता है। अब यहाँ पे मार्केट कैपिटल की बात करें, अच्छा खासा डाइवर्सिफाई कर रखा है और इन्होंने रिस्क थोड़ा कम लेने की कोशिश करी है, तभी लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल देखा जाए, मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक इसका रहेगा। लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम, मैं आपको बताऊं टाइम फ्रेम, अगर आपका 5 से 7 साल है, तभी आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि एक रिस्की फंड है ये। आप इसको मिड कैप कैटेगरी का रिस्क फंड मान सकते हैं, मतलब ये स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिस्क लेता है, लेकिन डेफिनेटली मिड कैप कैटेगरी का रिस्क है। लेकिन हाँ, मिड कैप से थोड़ा सा कम हम इसको मान सकते हैं, मतलब आप इसको अगर मैं बोलूं तो लार्ज कैप और मिड कैप के बीचों बीच एक रेंज आता है ना, उसी का ही आप इसको रेंज मान सकते हैं। और इसलिए आपको 18% तक का रिटर्न इन्होंने दे रखा है। तो अगर आप लार्ज कैप और मिड कैप से आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं और लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए लार्ज कैप में आपको 15 से 16% तक का रिटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 18% तक का रिटर्न मिल रखा है। तो थोड़ा सा और रिस्क लेके थोड़ा सा और रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो आप इस ऐसे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके टाइम फ्रेम 5 से 7 साल मिनिमम होना चाहिए, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और आप सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में ना लगाइए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क तो रहेगा। 50% तक का आपका एलोकेशन स्मॉल कैप और मिड कैप में हो रखा है, तो यहाँ पे आप खुद रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। मेरा जो इसमें फीडबैक ठीक ठाक सा रहेगा, कोई ज्यादा बुरा नहीं है, कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ खुद रिसर्च करके करिएगा और खुद आप इसमें फंडामेंटल एनालिसिस करें, खुद इसमें डिटेल रिव्यू करें, तो तभी आपको इसमें पता चलेगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें और सारा पैसा मत लगाइए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं सिर्फ लाता हूँ। थैंक यू।